हेलो छात्रों, नमस्कार। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। आज हम कक्षा 12 का 2023-24 का जो मिड टर्म का क्वेश्चन पेपर है इसे लेकर हाजिर हैं छात्रों। इस प्रश्न पत्र में केवल 30 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के सामने अंक लिखे गए हैं। 1 बाय 1 करके हम एक एक प्रश्न हल करने का प्रयास करते हैं। छात्रों, पहला प्रश्न जो है हमारी स्क्रीन पर ये है। प्रश्न नंबर पहला है, चीन ने उद्योगों का निजीकरण किस वर्ष किया? छात्रों, चीन ने उद्योगों का जो निजीकरण किया था वो 1998 में किया। ठीक है, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन किस तरह का संगठन है ना? सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी या ये स्वयंसेवी? छात्रों, ये एक स्वयंसेवी संगठन है। ठीक है। और तीसरा प्रश्न है हमारी स्क्रीन पर, सहयोग मूलक सुरक्षा में अंतिम उपाय के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। देखिए छात्रों, पहले सभी बल प्रयोग किए जाते हैं, अंतिम रूप से बल, ताकत है ना, का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न के लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 जो है हमारा, प्रश्न नंबर 4 है, अभी कथन कारण है ना। प्रश्न निम्नलिखित संख्या 4 से 6 में है। हार का कथन है ना, उनका परीक्षण कर कोड में उपयुक्त है ना विकल्प चुनना है। अभी कथन ए क्या कहता है, 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर है ना, विकास के मुद्दे पर सम्मेलन हुआ था ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। और इसका कारण है ना, क्लब ऑफ रोम ने 1972 में क्या किया था, लिमिट्स टू ग्रोथ है ना नामक एक पुस्तक प्रकाशित की थी। ठीक है। अब इसके बारे में हमें देखना है कि अभी कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और इसकी व्याख्या करता है। तो ये इस कारण तो दोनों सही हैं पर व्याख्या नहीं करता। अतः छात्रों, अभी कथन ए और कारण आर दोनों सही है लेकिन आर अभी कथन ए की व्याख्या नहीं करता, तो ये वाला उत्तर हमारा ठीक हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं छात्रों। प्रश्न संख्या 5 है हमारा। प्रश्न संख्या 5 है, अभी कथन ए, आज़ादी से ठीक पहले अंग्रेजी शासन ने घोषणा की कि भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व के साथ ही रजवाड़े भी है ना ब्रिटिश अधीनता से आज़ाद हो जाएंगे। कारण है आर, अंग्रेजी राज का नज़रिया यह था कि रजवाड़े अपनी मर्जी से स्वतंत्र रहें। अब इसके लिए देखिए ये कथन जो है ये अभी कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और कारण आर अभी कथन ए की व्याख्या करता है, ये गलत, ये सही नहीं है। अभी कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं करता, ये भी नहीं है। अभी कथन ए गलत है ना, कारण आर सही है। तो इसके लिए उत्तर हमारा हो जाएगा ये। ठीक है, सी उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न को लेकर के। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 6 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 6 है हमारा, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में स्वीकार किया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए? तो छात्रों, ये था हमारा नागपुर अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने बात कही, मानी थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किन संसाधनों को लेकर भू राजनीति की जाती है ना? तो छात्रों देखिए, भू राजनीति लकड़ियों, इमारती लकड़ियों के लिए भी की जाती है, तेल के लिए भी की जाती है, पानी के लिए भी की जाती है, शिक्षा के लिए नहीं की जाती है ना। तो अब देखिए इसमें हमें देखना है जहाँ पर ये 1 2 3 तीनों सही हैं वो हमारा उत्तर सही हो जाएगा। समझ गए क्यों है ये हमारा उत्तर सही? अब नेक्स्ट के लिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है हमारा, बड़े बांधों के खिलाफ विश्व का पहला बांध विरोधी आंदोलन कहाँ हुआ?
छात्रों, बांधों के, बड़े बांधों के खिलाफ या बड़े बांधों के विरोध में पहला जो आंदोलन हुआ वो हुआ हमारा ऑस्ट्रेलिया में। इसका उत्तर ये हो जाएगा। अब ये 9 प्रश्न है, निम्नलिखित रिक्त स्थान को नीचे दिए गए किसी एक उपयुक्त पद से भरिए, है ना। पूरी दुनिया में कल्याणकारी राज्य की धारणा अब कैसी पड़ गई है छात्रों? पुरानी पड़ गई है ना। अब चूंकि वैश्वीकरण के मामले में अब जो है ना कल्याणकारी धारणा पुरानी पड़ती जा रही है। अब नेक्स्ट प्रश्न के लिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है? इसको निम्नलिखित घटना को काल क्रम में लिखिए, है ना। निम्नलिखित घटना को काल क्रम में लिखिए। छात्रों, मणिपुर में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना, है ना। भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट नेहरू जी ने कहा था। कब? 14 और 15 अगस्त की मध्यरात्रि को, है ना। और पोटी श्री रामालू का आमरण अनशन हुआ और ये है राष्ट्र सिद्धांत की मांग की, है ना। ये जो मांग है ये हमारी पहले हुई, इसके बाद हमारे मणिपुर में ये संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। उसके बाद ये भाषण दिया था नेहरू जी ने, और ये इसके बाद जो ना इन्होंने क्या किया था, ये राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर चाह रहे थे, इसलिए आमरण अनशन किया था इन्होंने। 56 दिन भूख हड़ताल की, उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये हमारे इस प्रकार से एक क्रम बनेगा, है ना। ये सही है। अब इसमें जो है ना ये चौथा पहले नंबर पर आ रहा है और हमारा पहला दूसरे नंबर पर इस प्रकार से आएगा, और फिर ये आएगा पहला, फिर जो इस प्रकार से हमारा ये सी उत्तर हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया छात्रों। अब हम आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 और 12 एक साथ ही कर लेते हैं। छात्रों, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है ना। सीमांत गांधी के नाम से जो जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है ना। और ये जो ना बंटवारे के समय भी, बंटवारे के खिलाफ अगर पूछा जाए तो एक नेता का नाम उसमें भी यही आएगा, क्योंकि बंटवारे के बाद भी ये भारत में ही रहे, पाकिस्तान नहीं गए थे। ठीक है छात्रों। और अब नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री कौन थी, है ना। स्वास्थ्य मंत्री थी राजकुमारी अमृत कौर। कुछ छात्रों ने तो इंदिरा गांधी लगा रखा है ना। बताइए, इंदिरा गांधी स्वतंत्रता उस समय क्या ये मंत्रिमंडल में रही होंगी? एक बालिका के रूप में थी उस समय। तो छात्रों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 कहता है ना, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ की किन आधारों पर एक महाशक्ति के रूप में माना गया, है ना। सिद्ध कीजिए, सोवियत संघ को एक महाशक्ति के रूप में कैसे माना गया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ये आपको दिखाना है, सिद्ध करना है। ठीक है छात्रों, इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ को निम्नलिखित आधारों पर या निम्नलिखित कारणों पर महाशक्ति माना गया। इस प्रकार से उत्तर ठीक रहेगा। कैसे? निम्नलिखित कारणों से या निम्नलिखित आधारों पर महाशक्ति माना गया। ठीक है। सोवियत संघ क्यों? अब उसमें कारण देखेंगे। 1 है, सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत उन्नत थी, है ना। सोवियत संघ की जो प्रणाली थी, संचार प्रणाली, वो बहुत ही अच्छी किस्म की थी, और उसके पास क्या थे? विशाल ऊर्जा के संसाधन थे छात्रों, जिसमें खनिज तेल, लोहा, इस्पात तथा मशीनरी उत्पाद शामिल हैं। तो इन सभी आधारों पर सोवियत संघ को एक महाशक्ति के रूप में माना गया। छात्रों नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 14 है, यूरोप के पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था का एकीकरण किस प्रक्रिया के द्वारा हुआ और परिणाम स्वरूप कौन सी कम्युनिटी बनी? तो प्रश्न नंबर 14 का उत्तर आप इस प्रकार से लिखेंगे कि यूरोप के पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था का एकीकरण चरणबद्ध प्रक्रिया द्वारा, चरणबद्ध या क्रमबद्ध, है ना। यूरोप के पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था का एकीकरण चरणबद्ध, है ना, चरणबद्ध प्रक्रिया के द्वारा हुआ है, क्रमबद्ध प्रक्रिया के द्वारा हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप
1997 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हुआ। यूरोप यहाँ लिख देंगे, है ना, यूरोपियन इकोनॉमिक, है ना, कम्युनिटी का गठन हुआ। छात्रों 15वां प्रश्न है हमारा, भारत पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल संधि, है ना, किसके सहयोग से और कब बनी? इसमें 2 प्रश्न पूछे हैं छात्रों, दोनों एक नंबर के हैं, है ना। एक तो किसके सहयोग से बनी? छात्रों ये बनी विश्व बैंक के सहयोग से। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? विश्व बैंक के सहयोग से। और कब बनी? इसका उत्तर आ जाएगा 1960। कब हुई ये संधि? 1960 में हुई। किसके सहयोग से? विश्व बैंक के सहयोग से। आप इस प्रश्न से सहमत हो गए होंगे। अब हम नेक्स्ट प्रश्न लेकर आगे बढ़ते हैं। क्या है? हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की क्यों चाहिए? यह प्रश्न ये भी आ सकता है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की क्या आवश्यकता है, स्पष्ट कीजिए, या हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों बनाते हैं। ठीक है, प्रश्न कई प्रकार से आ जाता है। तो छात्रों हम लिखेंगे इसमें, क्योंकि हमें आवश्यकता पूछी, इस प्रकार से लिखेंगे। हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता वैश्विक मसलों को हल करने के लिए होती है। जो विश्व स्तर के मसले होते हैं उन्हें हल करने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऐसे मसले को कोई अकेला देश हल नहीं कर सकता। अंतर्राष्ट्रीय संगठन युद्ध और शांति के मामलों में मदद करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन युद्ध और शांति के मामलों में भी मदद करते हैं। ठीक है, युद्ध के समय युद्ध रोकने के लिए कोशिश करते हैं, दूसरे देश आकर मिलकर सहयोग करते हैं, और क्या करते हैं, वे देशों की सहायता करते हैं तथा वैश्विक स्तर की आपदाओं का समाधान निकालते हैं। जैसे अभी अभी आपने देखा कोविड-19 आया, तो ये क्या, ये ऐसे मसले अकेला देश हल कर सकता था? इस बीमारी से अकेला देश जूझ सकता था? सब ने मिलकर काम किया और इस बीमारी पर हमने निजात पा ली। ठीक है छात्रों, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, क्या है? आज़ादी की लड़ाई में नेताओं के बीच किन बातों पर सहमति थी? है ना, भारत की आज़ादी की लड़ाई में जो हमारे नेता थे, है ना, उनके बीच में किन बातों पर सहमति थी? तो छात्रों इसका प्रश्न हम इस प्रकार से लिखेंगे, भारत की आज़ादी की लड़ाई में भारतीय नेताओं के बीच निम्न बातों पर सहमति थी। कौन सी बातें? आज़ादी के बाद देश का शासन कैसे चलेगा? लोकतांत्रिक सरकार से चलेगा, लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा चलेगा। और क्या है? सरकार सबके भले के लिए कार्य करेगी। सरकार कैसे कार्य करेगी? सबके भले के लिए ही कार्य करेगी। ये प्रश्न, ये उत्तर बन गया हमारा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 एक साथ ले लेते हैं। मध्य एशिया, प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है? सॉरी, एक प्रश्न हमारा छूट गया है। हाँ, प्रश्न नंबर 18 है हमारा, भारतीय जनसंघ पार्टी के किन्हीं 2 नेताओं के नाम लिखो। है ना, भारतीय जनसंघ, देखिए जनसंघ जो पार्टी है छात्रों, वर्तमान में इसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, जो पहले जनसंघ के नाम से होती थी। अब इसका जो निशान है, चुनाव निशान, वो कमल का फूल है। पहले इसका चुनाव निशान जलता हुआ दिया हुआ करता था। तो इसके संस्थापक नेता थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और एक पुराने जो नेता रहे हैं, हमारे भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, उनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। है ना, कोई अन्य 2 नेता भी लिख सकते हैं आप, जो आपके मन में आए। ठीक है, सभी उत्तर सही माने जाएंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी, है ना, पहले जनसंघ के नाम से थी, उस समय कोई भी 2 नेता लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 19 है, मध्य एशिया के देशों में संघर्ष एवं तनाव की किन्हीं 2 परिस्थितियों को उजागर कीजिए। है ना, 2 ऐसे हालात बताइए मध्य एशिया में जब संघर्ष और तनाव रहे हों। ठीक है छात्रों, तो इसके लिए हम बात करते हैं मध्य एशिया गणराज्य में हाइड्रोकार्बनिक पेट्रोलियम जो पदार्थ है ना, सब इसको चाहते हैं, क्योंकि महंगी है, महंगा संसाधन है ना, संसाधनों का विशाल भंडार है। कहाँ? मध्य एशिया में।
इससे इस गणराज्य को आर्थिक लाभ हुआ। आर्थिक लाभ कैसे होता है? क्योंकि पेट्रोल को बेचते हैं, बदले में धन प्राप्त होता है, तो आर्थिक लाभ प्राप्त होता नहीं। लेकिन इसी कारण से यह बाहरी ताकतों और तेल कंपनियों की आपसी प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा भी बन चला है ना। बाहरी ताकतें, हर कोई इस पर, है ना, इसे अपने कब्जे में लेना चाहता है, तो कंपटीशन होता है। मध्य एशिया के देश तजाकिस्तान में 10 वर्षों तक यानी 2001 तक गृह युद्ध चला। अजरबैजान, है ना, और आर्मेनिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान, जॉर्जिया में भी यह युद्ध की स्थिति रही। तो इस प्रकार से हम इसके क्वेश्चन नंबर 19 का अर्थ लिखेंगे। छात्रों, हमारा क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? ये कहता है सोवियत संघ के अंत से क्या अभिप्राय है? सोवियत खेमे का अंत, सोवियत खेमे का अंत, यहाँ पर बात हो रही है 1991 की। सोवियत संघ का अंत या खेमे का अंत एक ही बात है, ठीक है। तो इसकी बात हो रही है, इससे क्या हुआ छात्रों? इसे लिखेंगे हम सोवियत खेमे के अंत का अर्थ है क्या है? एक तो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट, है ना, स्टेट्स, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, है ना, इनका उदय हुआ, है ना, जिसको CIS के नाम से भी जाना जाता है। 1991 में हुआ ये, और या ये कहें नए देशों का उदय हुआ, नए देशों का एक संगठन बन गया, क्या नाम था? CIS, ये कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। इन सभी देशों की स्वतंत्र पहचान और पसंद है, ठीक है। इनमें से कुछ देश खासकर, है ना, बाल्टिक और पूर्वी यूरोप के देश यूरोपीय संघ से जुड़ना चाहते हैं और उत्तरी अटलांटिक संधि नाटो का हिस्सा बनना चाहते थे, ठीक है छात्रों। और एक जो प्रश्न आ रहा है हमारा, ये प्रश्न नंबर 21, ये छात्रों बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, मैं कई बार कहता हूँ कि ये अक्सर आता है, और मुझे ऐसा मेरा विश्वास है कि आपकी फाइनल परीक्षा में भी आएगा। तो इसे खूब अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। ज़रूर ज़रूर आएगा ये प्रश्न, है ना। 100% तो नहीं, पर 99% आएगा। छात्रों, क्या है प्रश्न? पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी ना रह पाने के कारण, लोकतंत्र स्थायी ना रह पाने के कारण या बन पाने के कारण किन्हीं 2 कारकों का वर्णन कीजिए, है ना। तो इसमें कई कारण हैं छात्रों, है ना। इसमें हम लिखेंगे उत्तर पाकिस्तान में स्थायी लोकतंत्र न रह पाने के कारण निम्नलिखित हैं। जैसे सेना, यहाँ पर सेना का भी बहुत वर्चस्व है, सेना को ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान की भारत के साथ तनातनी रहती है, पता नहीं कब युद्ध हो जाए, इसलिए इन्होंने सेना को ज़्यादा अधिकार दे रखे हैं। दूसरी बात है धर्मगुरु, यहाँ पर पाकिस्तान की सत्ता में धर्म गुरुओं को भी चलती है ना, उनका भी बोलबाला रहता है, उनकी भी चलती है, तो वो भी सत्ता में हस्तक्षेप करते रहते हैं। तीसरी बात है छात्रों भूस्वामी, यहाँ के जो भूस्वामी हैं, लैंडलॉर्ड हैं, वो भी पाकिस्तान की राजनीति में अच्छा दबदबा रखते हैं। और नेक्स्ट कारण है इसका आतंकवाद, आतंकवाद भी, है ना, क्योंकि आतंकवाद को पनाह देता है, और कहीं ना कहीं ऐसा रहता है कि कहीं हथियार पाकिस्तान उसके आतंकवादियों के हाथ ना लग जाए, इसलिए सेना का वर्चस्व रहता है। और छात्रों एक कारण ये है अंतर्राष्ट्रीय समर्थन ना मिलना। जब यहाँ कभी भी तख्ता पलट हुआ है तो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने आकर उसमें हस्तक्षेप नहीं किया है, या यूँ कहें, मैं तो ये भी कहूँगा कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप भी होता है ना, बाहर के देशों की भी चलती है कहीं ना कहीं, वो भी अपनी मर्जी की सरकार चाहते हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पर ऐसा हुआ है, ठीक है छात्रों। और इसका जो अथवा वाला प्रश्न है, देखो मैंने कहा था दोनों प्रश्न एक ही लेसन से आए ना, कि अब पाठ निश्चित हैं, पाठ निश्चित है कि कितने नंबर का आएगा, थे आप ये करेंगे या करेंगे, उसी लेसन से निश्चित हो गया ना। तो ये प्रश्न है हमारा, पूर्वी पाकिस्तान में असंतोष के कारणों की व्याख्या कीजिए। छात्रों अब इस क्वेश्चन को मैं, पूर्वी पाकिस्तान का मतलब है बांग्लादेश, बांग्लादेश के निर्माण से पहले की बात है। जब बांग्लादेश नहीं बना था तो ये पूर्वी पाकिस्तान से के नाम से जाना जाता था। मैंने इस लेसन पढ़ाया, खूब अच्छी तरह से बताया कि किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ, है ना। तो इसके बारे में हम बताएंगे। पूर्वी पाकिस्तान
पर पश्चिमी पाकिस्तान का दबदबा था, क्योंकि पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों के हाथ में ही सत्ता रही है और वे नहीं चाहते कि पूर्वी पाकिस्तान के लोग भी सत्ता का सुख भोगें। और पूर्वी पाकिस्तान की भाषा बंगला थी, जबकि पश्चिमी पाकिस्तान की भाषा उर्दू थी। तो पश्चिमी पाकिस्तान के लोग चाहते थे कि पूर्वी पाकिस्तान पर भी उर्दू भाषा ही थोप दी जाए, सारा कामकाज उर्दू भाषा में ही हो। और छात्रों, पूर्वी पाकिस्तान की बंगाली संस्कृति को पश्चिमी पाकिस्तानी नकार रहे थे, कुचल रहे थे, दबाना चाहते थे, है ना। और क्या है, पूर्वी पाकिस्तान की जनता प्रशासन में अपना न्यायोचित प्रतिनिधित्व चाह रही थी, है ना। पूर्वी पाकिस्तान की जनता चाह रही थी कि हमें भी समुचित भागीदारी मिले सत्ता में, है ना, हम भी सत्ता में भागीदार रहें, और जिसे पश्चिमी पाकिस्तान नकार रहा था। और पूर्वी पाकिस्तान के लोग राजनीतिक सत्ता में समुचित हिस्सेदारी मांग रहे थे, है ना, और वो राजनीति में सहयोग करना चाह रहे थे, जिसे पश्चिमी पाकिस्तान के लोग नज़रअंदाज कर रहे थे। छात्रों, इस प्रश्न का अगर आपको ज़्यादा विस्तृत रूप चाहिए देखना है तो पेज नंबर 69 पर मिलेगा हमारी बुक में। ठीक है छात्रों, अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 22। क्या कहता है, सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा में सैन्य खतरे का स्रोत कौन होता है? और क्या है, युद्ध की स्थिति में किसी सरकार के पास कौन से 3 विकल्प होते हैं? अब देखिए छात्रों, इसमें हम इसे ऐसे लिखेंगे, सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा में सैन्य खतरे का स्रोत कोई दूसरा मुल्क होता है, कोई दूसरा देश होता है। और छात्रों, युद्ध की स्थिति में सरकार के पास 3 विकल्प कौन से हैं? वो 3 विकल्प निम्न प्रकार से हैं। कैसे? या तो क्या करे, जिस देश पर हमला होने वाला आत्मसमर्पण करना और दूसरे पक्ष की बात को बिना युद्ध किए ही मान लेना, है ना। यदि हम किसी दूसरे पक्ष की बात को बिना युद्ध किए ही मान लेंगे तो वो खुश हो जाएगा, युद्ध की नौबत ही नहीं आएगी। दूसरी बात क्या है कि युद्ध से होने वाले नाश को इस हद तक बढ़ाने का संकेत दें, है ना। कमज़ोर देश ये कहे कि मैं यहाँ तक लड़ूंगा, हैं, कि दूसरा पक्ष सहम कर हमला करने से बाज आए या दूसरा पक्ष अपने आप ही पीछे हट जाए, है ना। इस प्रकार की धमकी दे सकते हैं। या क्या कर सकते हैं हम छात्रों, यदि युद्ध ठन जाए, यदि युद्ध शुरू हो जाए तो अपनी रक्षा करना, ताकि हमलावर देश अपने मकसद में कामयाब ही ना हो सके और पीछे हट जाए, या हमलावर देश ही पराजित हो जाए, या हमलावर देश ही हार जाए। तो छात्रों, ये 3 कारण थे, है ना, ये 3 कारण आप लिख सकते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, क्या है, सुरक्षा नीति के किन्हीं 3 घटकों का वर्णन कीजिए। अब सुरक्षा नीति किसकी है छात्रों? ये भारत की, है ना। तो हम लिखेंगे भारत की सुरक्षा नीति के घटक, है ना। 2 घटक पूछें, हम कुछ थोड़ा सा आगे चर्चा कर लेते हैं, है ना। तो भारत की सुरक्षा नीति के घटक हैं सैनिक क्षमता को मजबूत करना, है ना। हमें अपनी सैनिक क्षमता को मजबूत करना चाहिए ताकि हमारी सुरक्षा बनी रहे। और क्या है, अपनी सुरक्षा हितों को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कायदों संस्थाओं को मजबूत करना, है ना। जैसे हमारे यूएनओ है, अन्य संगठन है, इनको भी मजबूत करना होगा छात्रों। और देश की अंदरूनी या आंतरिक सुरक्षा समस्याओं से निपटने की तैयारी करना है। अगर हम आंतरिक रूप से मजबूत होंगे, हमारे देश में आंतरिक समस्याएं नहीं होंगी, तो हम बाहर के खतरों से भी एकजुट होकर लड़ पाएंगे। और नेक्स्ट पॉइंट क्या बन सकता है छात्रों, भारत में अर्थव्यवस्था को इस तरह विकसित करने के लिए प्रयास किए गए हैं कि बहुसंख्यक नागरिकों को गरीबी और अभाव से निजात मिले तथा नागरिकों के बीच आर्थिक असमानता ज़्यादा ना हो। ठीक है, आर्थिक असमानता ज़्यादा ना बढ़े। छात्रों, आगे चलते हैं हम प्रश्न नंबर 23 की तरफ। प्रश्न नंबर 23 है छात्रों,
भारत और बांग्लादेश के बीच आपसी सहयोग और असहयोग के दो दो मसलों का वर्णन कीजिए। दो दो मसले या दो दो कारण बताने हैं, है ना। तो इस प्रश्नों में अक्सर बच्चों ने गलती की है छात्रों। तो इसका उत्तर इस प्रकार से दे सकते हैं, भारत और बांग्लादेश के बीच आपसी सहयोग के दो मसले। तो क्या है, बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश किसकी नीति है, भारत की नीति थी, पूरब की ओर देखो, पूरब की ओर देखो की नीति का ही हिस्सा है ना। भारत के सहयोग से बांग्लादेश बना है। और क्या है छात्रों, प्राकृतिक आपदाओं के पूर्व प्रबंधन और पर्यावरण के मसले पर आपसी सहयोग है। यदि कोई एक दूसरे देश में कोई समस्या आती है, आपदा आती है, तो हम एक दूसरे की मदद करते हैं। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट दूसरे तरीके से बनेंगे, भारत और बांग्लादेश के बीच आपसी असहयोग के मसले या मतभेद के मसले, है ना। तो इसे हम इन प्रकार से देखेंगे छात्रों, हमारे मतभेद कहाँ कहाँ है बांग्लादेश से, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी जल बंटवारे को लेकर भी मतभेद है। और क्या है, भारत बांग्लादेश से अवैध अप्रवास पर नाखुश है, क्योंकि वहाँ अप्रवासी लोग आते हैं। भारत में 2 करोड़ से ज़्यादा बांग्लादेशी रह रहे हैं, तो भारत उनसे खुश नहीं है। ठीक है छात्रों, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इसे हमें पढ़ना पड़ेगा। ये है हमारा 24वां प्रश्न है, निम्न गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हम पढ़ते हैं छात्रों, मेरे साथ इसे ध्यान से सुनेंगे। मानवता की रक्षा के लिए सभी पैरोकार मानते हैं, है ना, कि इसका प्राथमिक लक्ष्य व्यक्तियों की संख्या है। बहरहाल इस बात पर मतभेद हैं कि ठीक ठीक ऐसे कौन से खतरे हैं जिनसे व्यक्तियों को बचाया जाना चाहिए। मानवता की सुरक्षा का संकीर्ण अर्थ लेने वाले पैरोकारों का जोर व्यक्तियों को हिंसक खतरों यानी खून खराबे से बचाने पर होता है। या संयुक्त राष्ट्र संघ के भूतपूर्व महासचिव कोफी अन्नान के शब्दों में कहें तो ऐसे पैरोकारों का अभिप्राय होता है व्यक्तियों और समुदायों को अंदरूनी खून खराबे से बचाना। मानवता की सुरक्षा का व्यापक अर्थ लेने वाले पैरोकारों का तर्क है कि खतरों की सूची में अकाल, महामारी और आपदाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि युद्ध, जनसंहार और आतंकवाद साथ मिलकर जितने लोगों को मारते हैं उससे कहीं ज़्यादा लोग अकाल, महामारी, आपदा प्रबंधन की भेंट चढ़ जाते हैं, अर्थात इसमें और जो ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। मानवता की सुरक्षा के व्यापक अर्थ में आर्थिक सुरक्षा और मानवीय गरिमा की सुरक्षा को भी शामिल किया जाना था। तनिक अंदाज, है ना, तनिक अलग अंदाज में कहें तो मानवता की रक्षा के लिए व्यापकतम, बड़े नज़रिए से, है ना, में जोर और अभाव से मुक्ति और भय से मुक्ति पर बल दिया गया है। अब छात्रों, प्रश्न नंबर 24 का जो फर्स्ट है वो कहता है सुरक्षा की आवश्यकता किसे है। अब छात्रों, सुरक्षा की जो आवश्यकता आजकल संपूर्ण मानवता, है ना, पूरे मानव समाज को है। और नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से खतरे का गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है। गैर पारंपरिक के लिए आपका आ जाएगा जनसंहार। नेक्स्ट प्रश्न है, मानवता की सुरक्षा का व्यापक अर्थ। तो मानवता की सुरक्षा का व्यापक अर्थ इसमें दे रखा है पैसेज में, आर्थिक सुरक्षा और मानवीय गरिमा की सुरक्षा। ठीक है छात्रों, और प्रश्न नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25 है हमारा। इस प्रश्न में मैंने कई बार छात्रों को बताया और फिर भी गलत किया है, पता नहीं कैसे नहीं समझ पा रहे इस छात्रों को। इसमें इससे पहले प्रश्न नंबर 25 से पहले हम जो ये कर देते हैं 24 का एक पार्ट रह गया है हमारा, ये है कौन से खतरों से व्यक्तियों को बचाया जा सकता है, बचाया जाना चाहिए। तो सभी प्रकार के खतरों से बचाया जाना चाहिए। देखिए, केवल प्राकृतिक आपदा से नहीं बचाएंगे, अकाल से नहीं बचाएंगे, महामारी से, सभी प्रकार के खतरों से बचाएंगे। अब प्रश्न नंबर हमारा 25 क्या कहता है, दिए गए
भारत के रूपरेखा मानचित्र या राजनीतिक मानचित्र में 4 है ना राज्यों ABCD हैं के रूप में चिन्हित किया गया है। नीचे दी गई जानकारी के आधार पर इन राज्यों की पहचान कीजिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में उपयोग की गई जानकारी के संबंधित क्रमांक और संबंधित अक्षरों के निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार उनका सही नाम लिखिए। ठीक है, अब जैसे देख रहे हैं आप, ये मैप देखेंगे, है ना, देखने से पता लग जाएगा। जैसे ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ मणिपुर है ना, ये गुजरात है और यहाँ पर हमारा आंध्र प्रदेश है। फिर प्रश्न पढ़ लेते हैं पहले, है ना, तब क्लियर हो पाएगा। अब देखिए, वह राज्य जहाँ से श्री जवाहरलाल नेहरू 1952 में सांसद बने, तो इसके लिए हमारे डी दिखाया गया है ना। अब हम तालिका बनाएंगे, तालिका में 1 2 3 4 तो लिखा हुआ आता है, और जहाँ पर वर्णमाला का अक्षर इस्तेमाल करना वहाँ डी लिख देंगे, और जहाँ राज्यों का नाम है उसे उत्तर प्रदेश लिख देंगे। अभी मैंने लिख के दिखाया है, ठीक है इसमें। और नेक्स्ट है हमारा, क्या प्रश्न क्या कहता है, वह राज्य जहाँ से राजा बोधचंद सिंह मणिपुर से थे। मणिपुर को कहाँ से दिखाया गया है, यहाँ पर सी से दिखाया गया है। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं, और ये बोधचंद सिंह इस सी लिख देंगे, मणिपुर लिख देंगे। वह राज्य जहाँ से पोटी श्री रामालू का संबंध है, पोटी श्री रामालू का संबंध आंध्र प्रदेश से था, तो आंध्र प्रदेश हमारे यहाँ पर है, आप देख रहे हैं। ठीक है, और इसका नेक्स्ट है 25 का 4। 25 का 4 हम आगे चलते हैं ऐप के साथ ही। वह राज्य है ना जहाँ से सरदार वल्लभ भाई पटेल का संबंध है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो संबंध है वो गुजरात राज्य से। अब ये हमारी तालिका इस प्रकार की पेपर में आती है छात्रों, तो इसे मैं आपको भरना सिखाता हूँ, फिर आपको फाइनल पेपर में इसे गलती ना करें। जैसे पहले मैं जवाहरलाल नेहरू का था, तो यहाँ पर हम वर्णमाला का अक्षर डी लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे उत्तर प्रदेश। समझ रहे हैं छात्रों। और दूसरा जो प्रश्न था हमारा वो बोधचंद्र सिंह के बारे में था, तो बोधचंद्र सिंह इसको सी से दिखाया गया, मणिपुर को यहाँ मणिपुर लिख देंगे। इतना सा काम करना है, आसान काम है। ठीक है, और ये श्री है ना पुट्टू रामालू जी के है, इनको बी से लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे आंध्र प्रदेश। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी गुजरात से थे, नक्शे में ए से दिखाया गया है, गुजरात लिख देंगे। इतना सा काम करना 4 नंबर के लिए। बच्चे फिर भी फाड़ के मैप लगा रहे हैं, उसमें कई बार बताया गया है कि मैप नहीं लगाना है छात्रों, मैप बिल्कुल नहीं लगाना है, आपको सिर्फ ये तालिका बनानी है। अब देखिए, अब हम जान लेते हैं थोड़ा सा आगे। प्रश्न नंबर 25 के स्थान पर जो हमारे ब्लाइंड स्टूडेंट के लिए है उनके लिए भी जान लेते हैं, हमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका फर्स्ट प्रश्न है 1947 में भारत की अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, है ना। भारत के किस राजनेता को लौह पुरुष की उपाधि दी गई है, तो भारत ये सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, और ये है 1948 में आज़ादी के तत्काल बाद, है ना, किस राज्य में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, अक्सर ये क्वेश्चन आता है, इसमें मणिपुर आ जाएगा। और पुराने मद्रास प्रांत के, है ना, तेलुगु भाषी क्षेत्रों में किस राज्य की मांग का विरोध, है ना, भड़क उठा, तो इसके लिए आ जाएगा छात्रों आंध्र प्रदेश राज्य की मांग के लिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा एक कार्टून है, पंडित जवाहरलाल नेहरू बैठे हैं, है ना, बाबू जगजीवन राम जी हैं, सरदार पटेल, अन्य नेता बैठे हुए हैं। ठीक है, अब हम इसे देख लेते हैं, आगे चलते हैं। क्या कह जो हमसे कार्टून में पूछा गया, कार्टून में किस गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है छात्रों। कार्टून में आम चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा हो रही है, और चुनाव है 1952 का। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, प्रदर्शित कार्टून किस घटना की ओर संकेत करता है। यह प्रदर्शित कार्टून, है ना, चुनाव के आयोजन की ओर संकेत करता है। नीचे है किस कार्टून किस वर्ष के चुनाव की ओर संकेत करता है छात्रों, ये आ जाएगा हमारा 1952। कार्टून 1952 के चुनाव की ओर संकेत कर रहा है, क्योंकि ये सभी जो भीड़ दिखाई दे रही है टिकट चाह रहे हैं, है ना। और
टिकट की मांग करने आए हैं सभी लोग। अब हमारा ब्लाइंड स्टूडेंट के लिए जो क्वेश्चन है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं, है ना। मिलता जुलता ही क्वेश्चन होता है इससे। देशी रियासतों को भारत संघ में मिलाने वाले, है ना, महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले और उस नेता का नाम बताइए। उसे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भी कहते हैं, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न है 26(2), भारत में कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व कितने चुनाव तक लगातार रहा? छात्रों, ये 3 चुनाव तक रहा। कौन कौन से चुनाव हैं? अगर ये पूछा जाए तो 1952, 1957, 1962, या केवल 3 चुनाव भी लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26.3 का, भारत के साथ कौन से देश युद्ध के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन हो गया? तो भारत चीन का युद्ध हुआ था छात्रों 1962 में, इसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी में विभाजन हो गया, 2 विचारधारा हो गई, एक चीन के पक्ष में, एक भारत के पक्ष में। ठीक है। और 26.4 है, इंस्टीट्यूशन, है ना, रिवॉल्यूशनरी पार्टी का संबंध किस देश से है? तो इंस्टीट्यूशन रिवॉल्यूशनरी पार्टी का संबंध किससे है? मैक्सिको देश से है, तो इसके बारे में मैक्सिको लिख देंगे, है ना। तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है हमारा 27, यूरोपीय संघ की तर्ज पर आसियान ने समुदायों का गठन किया और आसियान के 3 प्रमुख स्तंभों का उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। आसियान के 3 प्रमुख स्तंभों की बात आपको करनी है ना, यूरोपीय संघ की तर्ज पर। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं छात्रों, आसियान के 3 प्रमुख स्तंभ निम्नलिखित हैं। जैसे आसियान सुरक्षा परिषद, इसके 3 ही स्तंभ हैं। वैसे आसियान सुरक्षा परिषद में क्या है? आसियान सुरक्षा समुदाय क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक ना ले जाने की, है ना, सहमति पर आधारित, कि जो हमारे टकराव हैं उन्हें हम बातचीत के द्वारा ही हल कर लें, वो सैनिक टकराव तक ना ले जाएं, अर्थात युद्ध की स्थिति पैदा ना हो। दूसरी बात है, दूसरा स्तंभ है आसियान आर्थिक समुदाय। आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य है कि आसियान जो देश हैं, जो इस संगठन में देश शामिल हैं, उनको साझा बाजार उपलब्ध हो, उत्पादन आधार तैयार करना तथा क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना। छात्रों, इसका तीसरा स्तंभ है आसियान सांस्कृतिक समुदाय। आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय का उद्देश्य है आसियान देशों के बीच टकराव की जगह बातचीत और सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा इसका अथवारा है, आसियान का पूर्ण रूप लिखिए, है ना, या फुल फॉर्म लिखिए। इसकी स्थापना के 3 उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो छात्रों, इसका अगर पूर्ण रूप या, है ना, फुल फॉर्म पूछी जाती है तो ये आ जाएगा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, है ना, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये उसका हो गया। और इसके मुख्य उद्देश्य क्या क्या हैं? मुख्य उद्देश्य हैं सदस्य देशों के आर्थिक विकास को तेज करना, और क्या है, इसके द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को हासिल करना, और क्या है, कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों का पालन करके क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना। अब हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 28वां। क्वेश्चन नंबर 28वां क्या कहता है? संयुक्त राष्ट्र संघ को ज़्यादा प्रासंगिक बनाने के लिए कौन से कदम उठाने की आवश्यकता? प्रासंगिक का मतलब है ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए। छात्रों, संयुक्त राष्ट्र संघ को ज़्यादा प्रासंगिक बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने की आवश्यकता है। जैसे इसमें कुछ पॉइंट लिखेंगे, आप अगर पॉइंट टू पॉइंट थोड़ा भी लिखते हैं तो बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। नंबर 1 है शांति संस्थापक आयोग का गठन, है ना, हमें शांति संस्थापक आयोग का गठन करना चाहिए, मानव अधिकार परिषद की स्थापना करनी चाहिए, और, है ना, सहस्राब्दी या विकास लक्ष्य को, है ना, 100 सालों में हमें विकास के जो लक्ष्यों की पर सहमति होनी चाहिए। एक लोकतंत्र का गठन होना चाहिए इसमें भी, है ना, ये नहीं है 5 देशों को वेटो पावर दे रखी है, ये भी ठीक नहीं है। और क्या है, आतंकवाद के सभी रूपों की बुराई करनी चाहिए, भर्त्सना करनी चाहिए, और नासिता परिषद जो है जिसे समाप्त कर दिया गया उसे समाप्त ही रहना चाहिए। ठीक है। इसका अथवा में दूसरा प्रश्न आ रहा है छात्रों,
ये है वर्तमान समय में सुरक्षा परिषद में विस्तार की आवश्यकता है। उपरोक्त कथन को तर्क द्वारा बताइए। अब देखिए ये प्रश्न इसी लेसन से आ गया है ना। वर्तमान समय में सुरक्षा परिषद में विस्तार की आवश्यकता। तो वर्तमान समय में सुरक्षा परिषद में विस्तार की आवश्यकता किन कारणों से है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में एक प्रस्ताव पारित हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। यह प्रस्ताव सुरक्षा परिषद के विस्तार की आवश्यकता को भी दर्शाता है ना। इसके अनुसार सुरक्षा परिषद अब राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करती। इसके फैसलों पर पश्चिमी देशों, पश्चिमी मूल्यों के हितों की छाप रहती है ना, पश्चिमी देशों की छाप रहती है। और इन फैसलों पर चंद देशों का दबदबा रहता है। चंद देशों में क्या, अमेरिका का ही दबदबा होता है। सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है ना। कुछ देश स्थायी सदस्य हैं, कुछ अस्थायी सदस्य हैं। एक देश भी वीटो पावर के द्वारा किसी प्रस्ताव को रोक सकता है, तो हम इसके पक्ष में नहीं हैं। छात्रों नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 29वां, इसको लेकर हम हाजिर हैं। वैश्विक पर्यावरण प्रदूषण के क्या कारण हैं, इसके बचाव के तरीके सुझाइए। अब वैश्विक पर्यावरण प्रदूषण के जो कारण हैं इनमें आप लिख देंगे, मैं इसके पॉइंट बता रहा हूँ आपको। क्या है, इसमें जनसंख्या वृद्धि है, वनों की कटाई है ना। जनसंख्या वृद्धि के कारण भी तो प्रदूषण बढ़ रहा है। और क्या है, वनों की कटाई के कारण है ना, ऑक्सीजन कम होती जा रही है। उपभोक्तावादी संस्कृति का बढ़ना। अब हमारी जो संस्कृति है, हम ये चाहते हैं कि हमारे पास ज़्यादा संसाधन हों, दूसरे से तुलना करते हैं। अब जब हम ज़्यादा संसाधन चाहेंगे तो प्रदूषण बढ़ेगा ही। उसके लिए संसाधनों का अत्यधिक दोहन भी करते जा रहे हैं। जो प्राकृतिक संसाधन है हम उनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते जा रहे हैं। आगे आने वाली नस्लों के लिए तो हम छोड़ ही नहीं रहे। और क्या, औद्योगिकीकरण को बढ़ावा है ना। इससे औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिल रहा है और ये इसका कारण है। और क्या है, एक कारण और छूट गया छात्रों, आजकल जैसे बसें, रेलें है ना, कारें, परिवहन के जो साधन हैं उनका हम अत्यधिक उपयोग करते जा रहे हैं। ठीक है। और अब इसके बचाव के तरीके या ये कहें कि उपाय क्या हैं, इससे बचने के उपाय क्या हैं, बचाव के तरीके क्या हैं। तो जो हमारे कारण थे उन्हीं को हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अभी हमने कहा जनसंख्या वृद्धि थी, अब जनसंख्या पर नियंत्रण करने का प्रयास करें, वनों का संरक्षण करने का प्रयास करें, पर्यावरण मित्र तकनीक का प्रयोग करें। और क्या है, प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित प्रयोग करें, है ना। अधिक जो हम दोहन करते जा रहे हैं उससे बचें। परिवहन के सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करें, जैसे हम बसों का उपयोग करें, रेलों का उपयोग करें, अपनी कारों का उपयोग ना करें। और जन जागरूकता कार्यक्रम भी चलाएं और इसके लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी मिलना चाहिए। छात्रों इसका ये नेक्स्ट प्रश्न है जो अथवा में आ रहा, भारत को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट दी गई है ना। क्यों, और ये कहते हैं पर्यावरण के मसले पर भारत का क्या पक्ष है, भारत का क्या रुख है, इसके बारे में चर्चा करनी है। छात्रों भारत को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यता से छूट दी गई है क्योंकि औद्योगिकीकरण के दौर में जो हमारा अभी उद्योगों का ज़्यादा विकास नहीं हुआ है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में भारत का कुछ खास योगदान नहीं है ना। भारत का योगदान बहुत कम है, भारत बहुत कम है ना गैसों का उत्सर्जन कर रहा है। भारत गैसों का उत्सर्जन बहुत ही कम करता है। और छात्रों इसका नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पर्यावरण के मसले पर भारत का पक्ष। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जलवायु परिवर्तन से संबंधित बुनियादी नियमों के अनुरूप भारत पर्यावरण के से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय मसलों में ज़्यादातर ऐतिहासिक उत्तरदायित्व का तर्क रखता है ना, उत्तरदायित्व निभाता रहा है। जैसे क्या है, भारत की सरकार विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए पर्यावरण से संबंधित वैश्विक प्रयासों में हिस्सा लेती रही है ना। जैसे भारत ने अपनी नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी बनाई है तथा 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम भी पारित किया है। छात्रों भारत में पृथ्वी सम्मेलन है ना को
समझौतों का क्रियान्वयन किया है। जैसे पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, कहाँ पर हुआ था, री डी जेनेरो में हुआ था, और इस प्रकार का भी समर्थन मिला। इसे पेज नंबर आप 124 पर विस्तृत रूप से देख सकते हैं। छात्रों, प्रश्न नंबर 30 है, वैश्वीकरण ने भारत को कैसे प्रभावित किया है और भारत कैसे वैश्वीकरण को प्रभावित कर रहा है। देखिए, वैश्वीकरण ने कैसे किया और भारत कैसे प्रभावित कर रहा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है छात्रों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब मैं बात करता हूँ वैश्वीकरण ने भारत को कैसे प्रभावित किया। तो छात्रों, तीव्र आर्थिक विकास है ना, बहुत विश्व में बहुत तेज़ी से है ना घटनाक्रम बढ़ रहे हैं। तीव्र आर्थिक विकास के लिए भी है ना वैश्वीकरण ने भारत को प्रभावित किया है। विश्व राजनीति में भारत का महत्वपूर्ण स्थान बनता जा रहा है, आप देख रहे हैं। नए अवसरों की उपलब्धता बढ़ती जा रही है छात्रों। मजदूरों एवं किसानों की स्थिति पर अब नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि जो विकसित देश हैं वहाँ पर वैश्वीकरण का लाभ ज़्यादा हो रहा है, विकासशील देशों को कम हो रहा है। संस्कृति का विभिन्नीकरण है ना, और क्या है, भारतीय संस्कृति लुप्त होती जा रही है। जैसे हम अपना पहनावा भूलते जा रहे हैं, अब हम विदेशी पोशाक पहनते हैं सभी, आप भी मैं भी, है ना, समझ रहे होंगे आप। और छात्रों, नेक्स्ट इसका पॉइंट बनेगा, भारत वैश्वीकरण से प्रभावित हुआ है कैसे। सस्ते श्रम की बदौलत भारतीय कंपनियों को आउटसोर्सिंग द्वारा अधिक काम मिल रहा है, क्योंकि भारत में श्रम सस्ता है ना, काफ़ी मजदूर खाली रहते हैं। छात्रों, अत्यधिक युवा जनसंख्या हमारे यहाँ, ये जो अगर कहें तो युवा पीढ़ी जो सबसे ज़्यादा है वो भारत में है। इससे क्रय शक्ति में वृद्धि द्वारा विकसित देशों में भारत के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। और क्या हुआ, कंप्यूटर एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेज़ी से विकास कर अपना प्रभुत्व जमाता जा रहा है भारत। अब देखिए 30वें का जो अथवा है और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। वैश्वीकरण के कारणों को उजागर कीजिए, ये भी अच्छा प्रश्न है। और वैश्वीकरण की विशेषताएं बताइए। तो छात्रों, वैश्वीकरण के कारण हैं उन्नत प्रौद्योगिकी या हाई टेक्नोलॉजी एवं विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव, है ना, जिस कारण आज विश्व वैश्विक ग्राम बन गया है। देखिए, भारतीयों का एक नारा है, वासुदेव कुटुंबकम, है ना, पूरी पृथ्वी ही एक गांव की तरह है, या पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है ना। इसमें दूसरा पॉइंट बनेगा, टेलीग्राफ, टेलीफोन, माइक्रोचिप, इंटरनेट एवं अन्य सूचना तकनीकी साधनों ने विश्व के विभिन्न भागों के बीच संचार की क्रांति कर दिखाई है ना। इसके कारण तो वैश्वीकरण एकदम से बढ़ा है ना। और पर्यावरण की वैश्विक समस्याओं जैसे सुनामी, जलवायु परिवर्तन, है ना, वैश्विक ताप वृद्धि हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, या अभी आपने देखा कोविड-19 के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग किया गया। ठीक है छात्रों, यहाँ तक आप सहमत हो गए होंगे। अब हमारा थोड़ा सा बचता है, इसमें वैश्वीकरण की विशेषताएं लिखिए। वैश्वीकरण की क्या विशेषताएं हो सकती हैं छात्रों, है ना, 3-4 विशेषताएं लिख सकते हैं। क्या है, पूंजी, श्रम, वस्तु एवं विचारों का गतिशील एवं मुक्त प्रवाह। मुक्त प्रवाह का मतलब है पूंजी, श्रम, वस्तु एवं विचारों का एक देश से दूसरे देश में बिना रोक टोक के आना जाना या आवाजाही। छात्रों, और क्या है, पूंजीवादी व्यवस्था, खुलेपन एवं विश्व व्यापार में वृद्धि, है ना। इससे अब हम विश्व व्यापार की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जैसे देखते हैं आप, भारत में विभिन्न देशों से, है ना, हम गाड़ियाँ खरीदते हैं और अन्य सामान खरीदते हैं। और क्या है, देशों के बीच आपसी जुड़ाव एवं अनंत निर्भरता, हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते जा रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ चाइनीज सामान सस्ते होते हैं, हम उनको खरीद लेते हैं, है ना। भारत के उत्पाद दूसरे देशों में बिकते हैं। विभिन्न आर्थिक घटनाएं जैसे मंदी और तेजी तथा महामारियों जैसे एंथ्रैक्स, कोविड-19, इबोला, HIV, एड्स, स्वाइन फ्लू, है ना, जैसे मामलों में वैश्विक सहयोग और प्रभाव बढ़ रहा है। तो छात्रों, ये था हमारा प्रश्न के हमने उत्तर जानने का प्रयास किया। छात्रों, इन प्रश्नों के उत्तरों के द्वारा आप अपने प्रश्न पत्र का मूल्यांकन कीजिए कि आपको कितने अंक आ सकते हैं। ठीक है छात्रों, और हम अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। छात्रों, धन्यवाद सुनने